मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। या महापंचायत जीआईसी ग्राउंड पर हुई। दावा है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि यह किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली बॉर्डर पर अगर हमारी कब्रगाह भी बन गई तो हम वहां से नहीं हटेंगे। टिकैत बोले, बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा, भले ही हमारी वहां कब्रगाह बन गई लेकिन हम वहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, हम आपसे वादा लेकर जाते हैं कि अगर वहां पर हमारी कब्रगाह बनेगी तो हम भी मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। टिकैत ने मन से लगवाए अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, यह लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना है। पहले देश में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव नारे के साथ साथ लगाए जाते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने भीड़ से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा, यूपी की जमीन को दंगा करवाने वालों को नहीं देंगे। टिकैत ने कहा, यह लड़ाई 3 काले कानूनों से शुरू हुई। 28 जनवरी को आंदोलन का कत्ल होता, हजारों की फोर्स होती, हम सैकड़ों थे लेकिन डटे रहे। टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे, हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। रॉयल बुलेटिन की टीम से खास बातचीत में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने आए देश के अलग अलग राज्यों और जिलों के किसानों से जब रॉयल बुलेटिन की टीम ने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो किसान पिछले 9 महीने से आंदोलनरत है और सरकार से लगातार मांग कर रही है कि इस काले कानून को सरकार वापस ले, नहीं तो किसानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। रॉयल बुलेटिन के सवालों का जवाब किसान देते हुए कहा, सरकार को हर हाल में इस काले कानून को वापस लेना ही होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा और केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसान महापंचायत में साधु सन्यासी भी शामिल हुए। रॉयल बुलेटिन की टीम ने जब उनसे खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम लोग सन्यासी हैं और किसानों के दर्द हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग आज मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में शामिल होने आए हैं। साधु सन्यासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात, रॉयल बुलेटिन से कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक सन्यासी है। उन्हें तो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए, तभी एक सन्यासी हो सकते हैं, क्योंकि सन्यासियों को देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज किसानों के दर्द को देखते हुए हम भी सन्यासी यहां पर पहुंचे हैं। किसानों का एक जत्था पूर्वांचल के वाराणसी जिले से मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में शामिल हुआ। रॉयल बुलेटिन की टीम से बातचीत में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आए हैं, इस काले कानून को वापस कराकर ही हम किसान मानेंगे। उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर ऐसी धरती है जहां पर कई बड़े सियासत को उलटफेर किया जा चुका है। आज फिर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज से इसकी शुरुआत हो गई। जल्द ही योगी और मोदी को प्रदेश व देश से बेदखल किया जाएगा। किसान ने बताया, लगभग 2 से 3 लाख किसान यहां पर पहुंचे, पूरा मुजफ्फरनगर किसानमय हो गया। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से, ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहाँ पे, वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, जिनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है और हम वो 28 तारीख की पेंशन लोगे तो 3 दिन, कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे,
आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? इस तारीख की याद भी याद कर लेना, वहां पे ना मुसलमान बचना था और ना सरदार भाई बचना था और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। वे 148 लोग वहां पे थे और 8,000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नियत थी, लेकिन वे बहादुर लोग वहां पे थे जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़ी हुई, जब हमने जल मांगा तो कंडेला खाप, हरियाणा पूरा हरियाणा खाप सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। ये इस तरह का तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सरकारें आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बढ़ेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होएंगे, या तो जीत का आएंगे, बगैर जीतने नहीं आएंगे वापसी। इस तरह की अगर फैक्ट्रियों पे सरकारों पे बकाया है, अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए, हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ के आए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे भैया। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत चली है और देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर किसान अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हालांकि पिछले 9 महीनों से किसान लगातार अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में तमाम देश के अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साधु संत जो एक ऋषि मुनि का रोल होते हैं, एक भूमिका निभाते हैं, उनसे देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आज किसानों के समर्थन में ये लोग भी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर चले आए। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मान जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है ये कानून वापस होने चाहिए? निश्चित रूप से ये कानून वापस होने चाहिए, क्योंकि तीनों ही कानून इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो भी संदिग्ध हैं। जब ये कानून ऑर्डिनेंस के तौर पर लाए गए थे उस समय देश में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं थी। अचानक कोविड के दौरान जबकि सारा देश लॉकडाउन में था, उस समय मई के महीने में अध्यादेश लगवाना, सरकार अध्यादेश तब लाती है जब कोई बाहर के युद्ध का खतरा हो या गृह युद्ध का खतरा हो या इमरजेंसी हो, किंतु कुछ भी नहीं था। कोविड का जरूर था, लोगों को घर बंद कर रखा था सरकार ने। उसमें आनन फानन में राष्ट्रपति से 3 कानूनों को घोषित करवाना और उसके 3 महीने के बाद सितंबर में पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर और उसमें मेजोरिटी न होते हुए भी राज्यसभा में पास करवाना, इससे ये सिद्ध होता है कि इन कानूनों को बनाने में नीयत कहीं साफ नहीं है, कहीं ना कहीं घालमेल है। इसलिए तीनों कानून गलत हैं, इनको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर तीनों कानूनों को हम बारीकी से देखें, तीनों ही कानून कारपोरेट हाउसेज को फ़ायदा देने वाले, बड़े घरानों को फ़ायदा देने वाले हैं। साधारण किसान को कहीं भी तीनों कानूनों से 1% भी लाभ होने वाला नहीं है। इस नाते से हम सन्यासी होने के बावजूद आज इस देश के अन्नदाता को इस तकलीफ में देख करके हम खड़े हुए हैं।
9 महीने से ये किसान, बूढ़े बूढ़े किसान, औरतें, बूढ़ी औरतें और वो औरतें जो घर के काम छोड़ करके आज धरनों पर बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 600-700 लोग शहीद हो चुके हैं और सरकार के कान पे जो नहीं रेंगती, इससे ज़्यादा हठ धर्मिता और कोई हो नहीं सकती। मैं ये कहता हूँ, संविधान कहता है किसी भी हमारे देश की सरकार एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है, किंतु उसके बावजूद भी लोगों की बात नहीं सुनना, अपनी जिद पर अड़े रहना, इससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। बड़े घराने, बड़े जो रईस लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस देश के अंदर जो आज इस समय चल रहा है, जिसको अडानी कहते हैं, गौतम अडानी, जिसने 1000 अपने गोदाम बनाने के लिए ज़मीनें खरीद ली मई के महीने में। आज कहीं ना कहीं उसका बड़ा भारी दबाव है और ये कानून सरकार वापस नहीं ले रही है। नहीं तो सरकार को पता है चुनाव आ रहा है, ये लाखों लोग आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कल दूसरी जगह होंगे, तो आखिर चुनाव में उनको क्या मिलने वाला है? क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? उसके बावजूद भी 70% वो आबादी जो खेत से जुड़ी है, गरीब किसान है, मजदूर है, उन लोगों की बात न सुनना। आज सरकार खुद देख ले, यहाँ पर कोई मजहब संप्रदाय का, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। सब मजहबों के लोग यहाँ खड़े हैं, सब जातियों के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लोगों ने अपने दम पर गांव-गांव से आके भंडारे चला रखे हैं, ढाबे चला रखे हैं, निःशुल्क भोजन बंट रहा है, फल बंट रहे हैं। जो लोग ये आरोप लगाते थे कि विदेशी पैसा इस आंदोलन में आ रहा है, वो इस आंदोलन को आकर के देख लें, वो गांव में जाके सर्वे कर लें। एक एक गांव से 20-20 हज़ार और 15-15 हज़ार लोगों का भोजन यहाँ आया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ ये आम आदमी का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो आदमी खेत से पैदा हुई चीज़ों का उपभोग करता है, चाहे वो खरीद के करता है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, वो सब के सब भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यदि भंडारण हो गया ओपन और उस भंडारण में सारे देश के अनाज, दालें, सब्जियां अगर उसमें भंडार हो गई, संग्रह हो गई, अडानी और अंबानी के कब्जे में चली गई, तो जो गरीब आदमी खरीद करके खाता है उसको 20 रुपये किलो का गेहूँ 80 और 100 रुपये में मिलेगा। उसको दालें जो 70 रुपये की वो 200 रुपये में मिलेगी। उसको सरसों का तेल 200 रुपये का 500 रुपये में मिलेगा, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से मार्केट में सामान लाएगा। आज सारे देश को कैद कर रखा है। सारा मीडिया जो है, अधिकतर मीडिया के बड़े बड़े चैनल आज सरकार की भाषा बोलते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो चौथा स्तंभ है इस देश के प्रजातंत्र का। मैं बधाई दूंगा सोशल मीडिया के साथियों को, उन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी है। बीच में एक खबर आई थी कि किसानों को आतंकवादी को भी दर्जा दिया गया, इसको किस रूप में आप देखते हैं? आज आप देख लीजिएगा, आप अपनी आंखों से देखिए और खुद अपनी गवाही दीजिए। ये जो देश खड़ा हो रहा है, ये कहीं आतंकवादी दिखते हैं? इनके हाथ में कौन से बम और पिस्तौल हैं? इनके हाथ में कौन से हथियार हैं? ये निहत्थे गांव के लोग, किसान, महिलाएं, बूढ़े बूढ़े लोग, छोटे छोटे बच्चे, ये आतंकवादी हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो किसान को आतंकवादी कहते हैं। और उन आतंकवादियों को वही लोग पनाह देते हैं, वही अपने पास उनको संरक्षण देते हैं। इस नाते से ये आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। किसान आतंकवादी हो नहीं सकता, और यदि किसान आतंकवादी हो गया तो इस देश में कोई भी आदमी टिक नहीं सकता। किसान उसको उखाड़ के फेंक के रख देगा। आतंकवादी नहीं है किसान। किसान इस देश का अन्नदाता है, पेट भरता है हर इंसान का, हर जीव जंतु का। बिल्कुल, किसान अन्नदाता है, पेट भरता है। अब ये बताइए कि सरकार आखिर ये कानून तीनों वापस क्यों नहीं ले रही? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उसकी कि वो बार बार कहती है कि बस एक फ़ोन की दूरी है, अगर एक फ़ोन हो जाए तो किसानों से बातचीत हो जाएगा और मसला सारा हल हो जाएगा? वो तो आदरणीय स्वामी जी ने बता दिया कि किसानों के लिए नहीं है, ये अडानी के लिए है, ये उद्योगपतियों के लिए, भंडारण करने वालों के। क्योंकि आप जानते हो उसमें कानून की धारा है कि नंबर दो पर कि चाहे जितना भंडारण करो, अर्थात जब भंडारण की सीमा बढ़ जाएगी जो गैर कानूनी है तो वो ब्लैक मार्केटिंग करेगा। स्टोर करने के बाद ब्लैक मार्केटिंग होता है। जैसे सरसों का तेल, अडानी के यहाँ सरसों जाते ही पहले 90 रुपये था, जिस समय सरसों आई फरवरी में, मार्च में, और आज वो 200 रुपये है। इसी कारण से ऐसे ही हर एक उपज, उसने सेब खरीदा है, कोल्ड स्टोर में पहुँचा दिया आपने, अब देखना सेब आपको क्या भाव खरीदना पड़ेगा। ये सब हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो हम देश के हितैषी किसान के लिए यहाँ तक कर दिया, जो कॉन्टैक्ट करेगा, और कॉन्टैक्ट करने के बाद वो केवल एसडीएम तक जा सकता है। एसडीएम आपने देख लिए आतंकवादी कितने बड़े हैं कि सिर फोड़ दो इनके, एक का भी सिर ना बचा। आतंकवादी बोलो किसान हुआ है वो हुए।
नंबर 2 बात, ये इतनी बड़ी रैली आप देख रहे हैं, यदि मोदी और उसकी RSS सब इकट्ठे होकर के पूरे देश के और इतनी बड़ी रैली बिना कुछ खर्च किए अपने दम पर करके दिखाते तो हम मान लेंगे कि हाँ मोदी कुछ है। अदरवाइज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, झूठे हमले पुलवामा के नाम पर ऐसे कांड करके और गद्दी पर आ गया, लोग उसकी सारी चीज़ समझ गए। अब हमें 200 दुगना दाम चाहिए किसान को जो उसके ने वचन दिया था, और जो बेच रहा है वो सामान या तो उसको वापस ले ले, जिसको बेचा है अंता उसको वापस लेके दिखाएंगे और ये काले कानून भी खत्म होंगे। एक सवाल ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और केंद्र में 2024 में, इस किसान महापंचायत से ये संकेत देने का काम तो नहीं किया जा रहा है कि सरकार सतर्क हो जाए, किसान एक साथ हो चुके हैं? इसमें क्या इसमें गलती भी क्या है? किसान अपने आंदोलन के लिए 9 महीने से बैठा हुआ है, प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहा है, बार बार बातचीत भी हुई तो उसमें यही बात कह रहा है कि कानून गलत है, इनको वापस ले लीजिए, हमें MSP दे दीजिए, हमें ये गारंटी दे दीजिए कानून की ओर से कि आपका उत्पाद जो है वो इतने मूल्य से नीचे नहीं बिकेगा, आप हमको लाभकारी मूल्य दे दीजिएगा, C2+ का रेट दे दीजिएगा। नहीं सुनते तो आखिर चुनाव के समय ये प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। अगर किसान ये मैसेज देना चाहता हो, इसमें गलती क्या है? देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि यदि आप हमारी मांगे नहीं मानते तो हमारे पास एक सबसे अंतिम जो इलाज है वो है चुनाव, और उस चुनाव में हम भी वोटर हैं, किसान भी वोटर है, वो अपने वोट का प्रयोग अपनी मर्जी से, अपनी आत्मा से करना चाहता है, करेगा, और वो आज उसका संकेत सरकार को दे दिया गया है। सरकार के अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत हो, समझ हो, बुद्धि हो तो वो समझ जाए और किसानों की मांगे मानकर इनको ससम्मान इनके घरों तक भेजे। मैं एक बात कहता हूँ जो बहुत बड़ी ही एक दुखद बात है, 600-700 लोग मर गए हैं इस आंदोलन में और आज तक सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति ने उनके बारे में 2 शब्द नहीं कहे। एक्सीडेंट में लोग मर जाएं तो कई लाख रुपया मुआवजा पहुंच जाता है, रेल एक्सीडेंट में मर जाएं तो मुआवजे में। आप नौजवान हैं, एक किसान परिवार से आते हैं, क्या लगता है कि ये काला कानून खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। सरकार अपनी बार बार कह रही कि ये कानून जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए। ये तो इन्हों भी कह रहे हैं जी हम ये भी देंगे, तो धांधलाबाजी पूरे कर रखी इन्होंने तो। पंजाब में गन्ने का रेट 360 रुपए क्विंटल है, हमारे यहाँ 4 साल से 325 का रेट चुका तो है। बीजेपी सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया 4 सालों के अंदर, जबकि पिछली जो सरकार आई, बसपा की आई, सपा की आई, 30-30 रुपए क्विंटल, 40-40 रुपए क्विंटल हर साल बढ़ाया। इन्होंने 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए, बिल हमारे पे 5-6 गुना थोप दिए। अच्छा, तो हमारा जो डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, डाई है, खेती का जो बारदाना सामान है वो सब डबल ट्रिपल हो गया। हमारे गन्ने में 2 रुपए आज तक नहीं बढ़े। अब किसान इसे पैसे को देगा कहाँ से बढ़े, जब उसकी फसल तो बढ़ नहीं रही। ये अपना सब बढ़ाते जा रहे, GST लगाते जा रहे, टैक्स बढ़ा रहे, दुकान व्यापारी भी बढ़ा रहा, हमारा तो कुछ बढ़ नहीं रहा। किसान महंगाई से परेशान है, किसान तमाम जो ये लगातार महंगाई बढ़ रहा है इससे किसान परेशान है, किसान कर्जे में भी जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये ट्रैक्टर से पूरे मतलब जो किसान खेती करता है उसी ट्रैक्टर से इसी महापंचायत कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अपनी मांगों के लेकर लगातार सरकार से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी बातों को सुने और जल्द से जल्द इस कानून को खत्म किया जाए। अभी आगे और भी लेके चलेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर इस काले कानून के खिलाफ जो महापंचायत के जा रहे हैं उसका असर कहां तक दिखेगा ये हम आपको दिखाएंगे। रॉयल बुलेटिन के लिए मुजफ्फरनगर। किसानों की महापंचायत है और महापंचायत में किसान दूर दूर से मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं किसान महापंचायत सम्मेलन में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। हम इसमें मौजूद हैं और किसान अपने ट्रैक्टर से चलकर दूर दराज से मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर मसला हल नहीं हो रहा है क्यों। दादा कहाँ से आए आप? गाँव सलेमपुर है जी हमारा। अच्छा, सरकार से आपकी मांग है, काफ़ी दिनों से मांग चल रही है, पिछले 9 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी आवाज़ मनवाने के लिए लगातार प्रयास करें, आखिर क्या वजह है कि बात नहीं बन पा रही है? जी सर, बात ऐसे नहीं बन पा रही। हमें जो दिख रहा है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं तो किसान की बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। क्यों? प्रधानमंत्री जी ने कहते भाई किसान की बात का सम्मान रखा जाएगा, किसान का देश है हमारा,
किसान का जो मानना है 9 महीने से आंदोलन चला रहे, किसान की किसी बात की सुनवाई अभी हो नहीं रही। किसान के जो 3 कृषि बिल बनाए गए, अब किसान को ये तीनों बिल स्वीकार नहीं है, सरकार इन्हें सौंप रही। हमारा कहना जो है प्रधानमंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़ कर, आप बड़े हैं, हम तो खैर किसान हैं छोटे, हमें इतना पता नहीं, बाकी वे तो हमारे बड़े हैं और अच्छी बात घर कई लोगों ने में प्रधानमंत्री जी बनाए, वोट भी दी बढ़िया जाए जान से, पर वह बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमारे जुम्मे कानून सौंपे जा रहे हैं, हम नहीं चाहते किसान ये कानून बनाओ, ऐसा सौंपाना। प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित के लिए है, भविष्य में इसका किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अजी भविष्य में फायदा नहीं, हम किसान को तो ये दिखा दे रहा कि हमारे नुकसान का है, क्यों जो ये लीज पर ज़मीन दी जाएगी, किसान इससे सहमत नहीं है, क्यों लीज पर ज़मीन जाने से हम तो वहाँ नौकरी करता रह जाएंगे, जो बड़े पैसे वाले से लेंगे वो तो वे चलाएंगे फिर हम अपने हिसाब से। किसान आज़ाद कहाँ रह जाएगा, किसान तो गुलाम होगा जैसे कि पहले था। किसान की आज़ादी तो ख़त्म होगी, अब तो किसान अपनी ज़मीन में कर रहा। हम तो ये चाह प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कानून ऐसा बनाओ ना जो हम अपनी फसल के कहीं भी बेच सकें, वह हम उस बात पर भी सहमत हैं। किसान का जो पैसा है वो तय करा जाए, भाई इस रेट में किसान का होगा, वो पूरे साल तक उसी रेट में बिकना चाहिए। ये चाहते हैं कि भाई जो मन चाहा कि मान लिया आप तो किसान सरकार ने तो दे दिए 2000 रुपये क्विंटल हमारे गेहूँ बिके, अब हमारा गेहूँ 1500 रुपये क्विंटल बिक रहा। कांग्रेस की सरकार में मैंने खूब देखा कि जब सरकार का भाव रह करता, सरकार के भाव से बाद में गेहूं का भाव तेज हो जाता, अब मंदा हो रहा। तो बताओ ये सरकार हमें अच्छी कैसे लग रही है, कानून इससे कैसे मान लें हम तो अच्छे नहीं मानते ना। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, क्या लगता है? ये लगता है जी हमें तो जहाँ जनता की आवाज़ है या है जनता की, तो आवाज़ जैसा कोई बात हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम तो खिलाफ जाएंगे। भाई हम तो किसान अपने किसान की बात जो हमारी सुनागा, सरकार कोई सी भी सुना, जो सरकार सुनेगी उसकी लबू चलेंगे वोट देने। चुनावी साल है 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा महापंचायत, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यह महापंचायत चुनाव का सारा समीकरण बदल देगी। ये सरकार को दिखाने को भी तो किसान सारा एकजुट है। अब जो इस किसान ने ही यह सरकार बनाई थी, यही किसान इसे उखाड़ के फेंक देगा। अगर इसे नुकसान होगा इस सरकार को, किसान को इस सरकार से, तो उस किसान ही से लेकर आए थे मजदूर किसान सब रण मिल गए, यही से उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, मोदी जी ये भी कहते हैं कि एक काल की मजदूरी है, अगर एक कॉल किया जाए तो मामले बन सकते हैं। अंग्रेजों के गुलामी से देश आजाद कराने के लिए कई नेता उस समय उभरे थे, जिसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तमाम लोग थे। लेकिन आज काले कानून से आज़ाद दिलाने के लिए ये रोल अपनाया गया है और ये सरकार से ये लगातार ये मांग किया जा रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए। महात्मा गांधी जी का आपने रूप लिया है, क्या लगता है सरकार वापस लगी है कानून को? देखो जी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब महात्मा गांधी आ गया दोबारा। सरकार ये मतलब कि मैं सूती हूँ, अब सरकार को जाग जाना चाहिए और काले कानून वापस ले लेने चाहिए। अन्यथा ये नहीं, हम तो वैसे तो 9 महीने से हमारे किसान शांतिपूर्वक धरने पर है और शांतिपूर्वक धरने पर रहेंगे। मैं यही जनता को चेताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमें कोई गलत काम नहीं करना, ना हम गलत कदम उठाएंगे। अगर प्रशासन ने अब की बार यह महापंचायत इसीलिए करी है क्योंकि हर जगह ये किसानों को लाठी से कूटते हैं। अब की बार किसान को, सरकार को चेताना चाहता हूँ कि ये मत सोच, महात्मा गांधी के साथ चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, आज भी वही क्रांतिकारी नेता आज भी मौजूद है। ये न मत ये दोबारा जन्म लेके आज भी आगे दोबारा आ सकते हैं। बंदे बंदे बंदे। आप बताइए, आप किस भूमिका में हैं? क्या लगता है कि ये मांग, इस आंदोलन, इस भूमिका से कामयाब हो पाएगा? हाँ जी, हो पाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि भगत सिंह आज भी जिंदा है।
कहते हैं कि युवाओं का देश है और युवा पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा, लेकिन आज युवा प्रदर्शन करने को मजबूर है और हम इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में। आप देख सकते हैं दूर दराज से यहाँ पर युवा आए हुए हैं जो आज पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहिए, लेकिन धरने प्रदर्शन से लेकर अपनी मांगों को लेकर सरकार से अड़े हुए हैं। आप युवा हैं, युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन आज आपको धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी सरकार से। अपनी जो आपकी मांगे हैं उसे मांगना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी सुन नहीं रही। सर मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने 2008 में फार्मेसी की है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। किसान का बेटा हूँ, 10 बीघे ज़मीन है, बापू ने पढ़ाया लिखाया मुझे बड़ी मेहनत से, और नौकरी नहीं है। वीरान फिरा देख लो जी यहाँ अब और करेंगे। हमारे पास ऑप्शन बता दो, ये बचा 3 काले कानून फिर ये हमारे पास जो थोड़ी बहुत हमारी कमाई थी खेती की, यो इन्होंने खो दिए, काले कानून बना दिए। पिछले साल अखिलेश सरकार में गए वो पैसे बढ़े थे गन्ने पर, 4.5 साल हो गए क्योंकि सरकार में 1 रुपया नहीं बढ़ा। 10 रुपये